मेरा नाम रमिता गुरव है। मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज मप्सा गोवा में हिंदी पढ़ाती हूँ और आज हिंदी विभाग सेंट पीटर्स कॉलेज कोलेंचेरी एर्नाकुलम केरल के रजत जयंती के अवसर पर आयोजित भारतीय लोकतंत्र और साहित्य, हिंदी और मलयालम साहित्य का संदर्भ, इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी तथा गिरमिटिया और आदिवासी साहित्य, लोकतांत्रिक संवाद और सांस्कृतिक पहचान, इस विषय पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के आयोजन के लिए मैं आदरणीय प्रोफेसर सिंधु टी.आई. को बधाई देती हूँ, उनके पूरे विभाग को, कॉलेज को, तथा इस अवसर पर मुझे अपने विचार रखने का मौका दिया, इसके लिए भी उनके प्रति हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। तो मैं आज आपके सामने दो विषयों पर बात करने वाली हूँ। सबसे पहले भारतीय लोकतंत्र और हिंदी नाटक का विषय, हिंदी नाटक जो है इस विषय पर बात करूंगी, और फिर आदिवासी जीवन संघर्ष और हिंदी सिनेमा, इस विषय पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगी। तो शुरुआत करती हूँ मेरे पहले प्रपत्र से, भारतीय लोकतंत्र और हिंदी नाटक। भारतीय संविधान ने अपने हर नागरिक को समान अधिकार दिए हैं, परंतु संविधान जिन लोकतांत्रिक मूल्यों, अधिकारों की बात करता है, उससे संबंधित जमीनी यथार्थ कुछ अलग बात दिखाता है। और एक और 21वीं सदी का भारत सूचना प्रौद्योगिकी के इस क्रांतिकारी युग में विकास की सीढ़ियां चढ़ रहा है, तो दूसरी ओर बढ़ता भ्रष्टाचार, मूल्यों का विघटन, अमीर गरीब के बीच बढ़ती दूरियां, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर बढ़ता भेदभाव, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर आघात, हिंसा का बढ़ना, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव, विकास के नाम पर पर्यावरण का विनाश आदि स्थितियां भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए आज खतरा बन गई हैं। संवेदनशील नाटककार ऐसे माहौल से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उसकी आस्था, उसकी रचनात्मकता का प्रेरणा स्थान बन जाती है। भारतीय लोकतंत्र के वर्तमान तथा उसके भविष्य को लेकर नाटककार को जो कहना है, वो उसे अपने नाटक में प्रस्तुत करता है, और प्रस्तुत आलेख में इसी पर प्रकाश डाला गया है। तो सबसे पहले हम लोकतंत्र की अवधारणा पर थोड़ी सी बात करेंगे। मनुष्य सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों पर दृष्टि डालने पर हमें शासन की राजतंत्र, कुलीन तंत्र, लोकतंत्र, अधिनायक तंत्र जैसी विभिन्न प्रणालियां दिखाई देती हैं, जिनमें से लोकतंत्र को बड़ा महत्व प्राप्त है। लोकतंत्र का कोशगत अर्थ है वो शासन प्रणाली जिसमें प्रमुख सत्ता जनता या उसके द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के हाथ में होती है। इसे जनतंत्र, गणतंत्र, प्रजातंत्र भी कहा जाता है। लोकतंत्र के कई स्वरूप देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में अध्यक्षीय लोकतंत्र है, तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कथन है, लोकतंत्र शब्द की व्याख्याएं अनेक लोगों ने अनेक तरह से की हैं। वॉल्टर बेज्युएट नामक संविधान विशेषज्ञ की लोकतंत्र की परिभाषा है, आपस में चर्चा कर शासन चलाना। लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलाई गई सरकार, यह लोकतंत्र की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग के प्रसिद्ध भाषण में की। मेरी अपनी परिभाषा अलग है। मेरी परिभाषा है कि लोगों के राजनीतिक व सामाजिक जीवन में रक्तहीन क्रांतिकारी बदलाव कराना ही लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक शासन चलाना जिनका कर्तव्य है और जिन्हें वैसा अधिकार है, ऐसे लोग खून की एक बूंद भी गिराए बिना समाज में सामाजिक व आर्थिक समता स्थापित करें, तो मैं उन्हें लोकतंत्र के सच्चे सेवक कहूंगा। उदाहरण समाप्त। लोकतांत्रिक मूल्यों की उपस्थिति हम प्राचीन ग्रीस तथा भारतीय गणराज्यों में देख सकते हैं, परंतु आज हम लोकतंत्र का जो अर्थ लेते हैं वो उस दौरान नहीं था। प्राचीन एथेंस या भारतीय गणतंत्रों में बहुमत को भले महत्व मिलता रहा हो, परंतु विचारणीय मुद्दा ये है कि इस बहुमत में गुलाम, दलित, स्त्रियां, आदिवासी, हाशिए का समाज सम्मिलित नहीं था।
यहाँ मैं अथेनियन लोकतंत्र के बारे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के वक्तव्य को उद्धृत करना चाहूंगी। वे कहते हैं, ग्रीस के लोग अथेनियन लोकतंत्र की बात कहते हैं, लेकिन सभी जानते हैं कि उस लोकतंत्र में वे लोग थे जिनमें 50% गुलाम थे और सिर्फ 50% आजाद थे। 50% गुलामों के लिए सरकार में कोई जगह नहीं थी। हमारा लोकतंत्र निश्चित तौर पर उससे एकदम अलग है। 15 अगस्त 1947 को भारत अंग्रेजों के शासन से आजाद हुआ और फिर 26 जनवरी 1950 को जब भारतीय संविधान लागू हुआ, तब विधिवत भारतीय लोकतंत्र की स्थापना हुई। भारतीय संविधान ने चुनाव के माध्यम से प्रतिनिधियों को चुनने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को किसी पंथ, जाति, धर्म, क्षेत्र और लिंग के भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार दिया है। बहुमत के आधार पर लोक प्रतिनिधि चुनकर आते हैं। जिन सिद्धांतों पर भारत की लोकतांत्रिक शासन प्रणाली आधारित है, वे है स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और न्याय। आधुनिक भारतीय लोकतंत्र के लोक में समाज का हर तबका शामिल है। भारतीय संविधान अपने हर नागरिक को समान रूप से मूलभूत अधिकार देता है। जाति, धर्म, प्रदेश, लिंग, भाषा आदि के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं किया जाता। भारतीय संविधान में पर्यावरण के संरक्षण को भी बड़ा महत्व दिया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा तथा अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम नाटक की चर्चा करेंगे। संस्कृत आचार्यों ने काव्य के श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य ऐसे दो भेद किए हैं। संस्कृत में पहले काव्य शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ लिए आता था, इसलिए नाटक को दृश्य काव्य कहा गया। नाटक एक ऐसी साहित्यिक विधा है जो साहित्य की अन्य विधाओं की तरह मुख्यतः पाठक द्वारा पढ़ने के लिए नहीं रची जाती, बल्कि रंगकर्मियों द्वारा दर्शकों के समक्ष मंच पर प्रस्तुत करने के लिए रची जाती है। मंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत करने की दृष्टि से रचित कृति को नाटक कहा जाता है। नाटक एक पाठ के रूप में साहित्य का अंग है, पर जैसे ही वह रंगमंच पर प्रस्तुत होता है, एक भिन्न कला के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और तब साहित्य नाट्य का अंग बन जाता है। जब नाटककार नाटक लिखता है, तब वह अकेला उसका सृजन करता है। ये उसका निजी रचनात्मक अनुभव होता है, परंतु जब रंगकर्मियों का दल उसे दृश्य रूप में ढालता है, तब निजी कला अनुभव से वह सामूहिक कला अनुभव में तब्दील हो जाता है, जिसका भोक्ता केवल नाटककार ही नहीं होता, बल्कि नाट्य प्रस्तुति से जुड़े सभी रंगकर्मियों से लेकर दर्शक तक उस अनुभव में शामिल होता है। नाटक के भीतर निहित दृश्य श्रव्यत्व उसके शिल्प की विशिष्टता है तथा उसकी लोकप्रियता का एक महत्वपूर्ण कारण भी। इसीलिए किसी विषय को दर्शकों तक पहुंचाने का वह एक प्रभावी माध्यम बनता है। अभी हम लोकतांत्रिक मूल्य और हिंदी नाटक पर आएंगे। भारतीय लोकतंत्र की स्थापना होने के पहले से ही हाशिए पर रहने वाले लोगों की दबी आवाज को जनता तक पहुंचाने में नाटक विधा ने अहम भूमिका निभाई है। भारत में रंगमंच की एक लंबी परंपरा रही है। नाट्य धर्मी हो या लोक धर्मी परंपरा, हर नाट्य परंपरा के केंद्र में मनुष्य उपस्थित है।
शूद्रक के मृच्छकटिकम में जनक्रांति का उल्लेख हो या फिर दशावतारी नाटक के शंकासुर इस पात्र के माध्यम से आसपास की परिस्थितियों पर की जाने वाली तीखी टिप्पणियां हो, ये सब इस बात का सबूत है कि भारत में किसी भी नाट्य परंपरा ने समकालीन परिस्थितियों को नजरअंदाज नहीं किया था। इप्टा और पृथ्वी थिएटर के नाटकों में अपने समय के साथ जुड़ाव को भली भांति देखा जा सकता है। सूखे की विभीषिका का यथार्थ हो या फिर अन्याय शोषण के विरुद्ध उठने वाली पुकार हो, इनके माध्यम से जनता में सामाजिक राजनीतिक चेतना को जागृत करने का काम इप्टा के नाटक करते रहे। इसी प्रकार सामाजिक तथा राष्ट्र प्रेम से संबंधित विषयों वाले पृथ्वी थिएटर के नाटक भी यही करते रहे। उनका किसान नाटक बहुत सफल रहा। इससे पहले भारतेंदु ने भी भारत दुर्दशा या अंधेर नगरी जैसे प्रहसनों के माध्यम से राजनीतिक परिदृश्य पर व्यंग्य किया था। जयशंकर प्रसाद का ध्रुव स्वामिनी सामंती समाज में स्त्री की स्थिति को प्रभावी ढंग से दर्शाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय लोकतंत्र के अस्तित्व में आने से पहले ही लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति आस्था हिंदी नाटक में दिखाई देती है। स्वातंत्रोत्तर हिंदी नाटककार बदलते समय की उपलब्धियों एवं चुनौतियों की अच्छी समझ रखता है। उसमें भारतीय संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के प्रति सजगता दिखती है। चाहे ऐतिहासिक, पौराणिक, सामाजिक या राजनीतिक नाटक हो, संवेदनशील नाटककार की पक्षधरता, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, न्यायपूर्ण व्यवस्था जैसे लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति दिखाई देती हैं। इन्हीं अधिकारों के बल पर वंचित एवं हाशिए के समाज में जो चेतना जगी है, उसे हिंदी नाटक में स्वर मिला है। दूसरी ओर संविधान द्वारा दिए गए अधिकार और जीवन यथार्थ के बीच के क्रूर अंतर ने हिंदी नाटककार की रचनात्मक ऊर्जा को प्रज्वलित किया है। दरअसल शिक्षा के प्रसार के बावजूद धार्मिक कट्टरता, जातिवाद का जहर अभी भी समाज में फैला हुआ है। उदारीकरण, निजीकरण, सूचना और तकनीकी क्रांति के इस दौर में शोषक के नए नए रूप सामने आ रहे हैं। इसीलिए आजादी के बाद का मोह भंग, संवैधानिक अधिकारों पर हुआ प्रहार, भ्रष्ट राजनीति का आतंकी स्वरूप, बदलते जीवन मूल्य, बढ़ती हुई सामाजिक राजनीतिक विसंगतियां, हाशिए के समाज का जीवन संघर्ष, स्त्री, समलंगी, दलित तथा आदिवासी का जीवन संघर्ष, 21वीं शताब्दी में उपभोक्तावादी संस्कृति के चपेट में आ रहा आम आदमी, सांप्रदायिकता, जातिवाद, आतंकवाद, वर्ग भेद, लिंग भेद, विकास के नाम पर हो रहा पर्यावरण का विनाश आदि व्यष्टि और समष्टि से जुड़े कई विषय हिंदी नाटक में आए हैं। जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, धर्मीर भारती, ज्ञानदेव अग्निहोत्री, लक्ष्मी नारायण लाल, मणि मधुकर, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, सुशील कुमार, शरद जोशी, सुरेंद्र वर्मा, असगर वजाहत आदि आदि काफी सारे नाटक हैं। मानव कौल तक, नादिरा बब्बर, अभिषेक मजुमदार के मुक्ति धाम, ईदगाह के जिन्नात, ऋषिकेश सुलभ के अमली, माटी गाड़ी, धरती आबा, इरावती कर्णिक के गाशा, काफी सारे नाम हैं। मैंने बस कुछ नाटककारों का उल्लेख किया है यहाँ। आदि के नाटक हिंदी नाटककार की संवैधानिक मूल्यों और अधिकारों के प्रति सजगता एवं आस्था को दर्शाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बकरी 1974 में लिखा गया नाटक हमारी राजनीति के स्तरहीन विद्रूप चरित्र को बेनकाब करता है। बकरी गांधीवादी सिद्धांतों की प्रतीक है, जिसकी आड़ में अनपढ़, भोली भाली, धर्म भीरू जनता को नेता ठग रहे हैं। यह एक त्रासदीपूर्ण विडंबना है कि जनता को ठगने के लिए ये तथाकथित जन सेवक गांधी जी के आदर्शों का इस्तेमाल करते हैं। ये कितनी बड़ी विडंबना है, देखिएगा। यह नाटक समकालीन व्यवस्था के जन विरोधी, स्वार्थी, छद्मवेशी जन नेताओं के व्यक्तित्व पर कड़ा व्यंग करता है, जो धार्मिक और राजनीतिक आतंक के माध्यम से जनता का शोषण करते हैं।
शरद जोशी के नाटक एक था गधा उर्फ अलादात खां में आपातकालीन राजनीतिक अराजकता, चरित्रहीनता, मूल्यहीनता, स्वार्थी सत्ताधारी, भ्रष्ट प्रशासन और सिद्धांतहीन सुविधाभोगी बुद्धिजीवी पर व्यंग्य किया गया है। जो चिंतक सत्ता के विरुद्ध विचार प्रकट करने का साहस करता है, उसे मौत दे दी जाती है। अंधों का हाथी में विवेकहीन सत्तांध नेताओं को चार अंधे और एक अंधी के रूप में प्रस्तुत करते हुए उस विडंबना भरी स्थिति का चित्रण किया है जहां सत्य के अनुसंधाता, देश के कर्णधार, समस्या के मूल कारणों को पहचानने और उनको पहचानने की अपेक्षा समस्या की ओर इशारा करने वाले व्यक्ति सूत्रधार को ही सबसे बड़ा शत्रु समझकर मार देते हैं। सूत्रधार के माध्यम से लेखक बताते हैं कि हालात चाहे जितने भी मुश्किल और खतरनाक क्यों न हो जाए, हमें अपने प्रश्न पूछने और समस्याओं की ओर इशारा करने के मौलिक अधिकार को कभी भी नहीं छोड़ना है। आज की घड़ी में भी ये बहुत बहुत प्रासंगिक है। देश के विभाजन की त्रासदी की पृष्ठभूमि में लिखा हुआ असगर वजाहत का नाटक जिस लाहौर नहीं देखा वो जन्मा ही नहीं, धार्मिक उन्माद एवं हिंसा का विरोध करते हुए प्रेम, भाईचारा और इंसानियत के महत्व को अधोरेखित करता है। भीष्म साहनी का मुआवजे नेताओं द्वारा अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सांप्रदायिक दंगों का कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये दिखाता है। नादिरा बब्बर का सुमन और सना गोधरा कांड की पृष्ठभूमि में लिखा सांप्रदायिकता की समस्या पर आधारित सशक्त नाटक है। विभू कुमार का बेदरो दीवार का एक घर बनाया चाहिए, घर बनाने की प्रक्रिया के माध्यम से परिवार और देश निर्माण के महत्व को रेखांकित करता है, जिसमें सांप्रदायिकता के विरुद्ध वे मानवीय मूल्यों का समर्थन करते हुए दिखते हैं। रमेश अनुपम के अनुसार यह नाटक घर को किसी संकीर्ण अर्थ में ग्रहण न करते हुए संपूर्ण राष्ट्र को एक व्यापक अर्थ में प्रतिध्वनित करता है, जिसका एक वैश्विक संदर्भ भी है। एक ऐसा विश्व जो न मजहबी खांचों में बटा हो, जहां धर्म की संकीर्णताएं मनुष्य और मनुष्य के बीच दीवार बनकर न खड़ी हो। ये नाटक मनुष्य को केवल मनुष्य के रूप में देखें और चिन्हे जाने की मांग करता है। स्वदेश दीपकृत कोर्ट मार्शल भारतीय सैनिक जीवन के यथार्थ के साथ स्वाधीन भारत की उस सच्चाई को दिखाता है जहां दलितों के लिए समान अधिकार केवल कागजी पन्नों तक ही सीमित है। जयदेव तनेजा लिखते हैं, सदियों से तथाकथित छोटी जाति पर ऊंची जाति वालों द्वारा किए जाने वाले बहुस्तरीय अन्याय, अत्याचार, अपमान और शोषण के विरुद्ध सहनशीलता और अनुशासन के बांध को तोड़कर विद्रोह कर उठने वाले सेना के एक मामूली जवान सवार रामचंद्र के खिलाफ चलाए गए मुकदमे अर्थात कोर्ट मार्शल की ऐसी दिलचस्प और उत्तेजक नाट्य कथा है जो अंततः एक रूपक या मेटाफर का स्तर प्राप्त कर लेती हैं। देश काल की सीमाओं को लांघ कर यह नाटक सारे संसार में व्याप्त अंधी, भ्रष्ट और अन्यायी न्याय व्यवस्था के खिलाफ चल रही लगातार लड़ाई का प्रतीक बन जाता है। माता प्रसाद द्वारा लिखित तड़प मुक्ति में शोषण के खिलाफ आवाज उठाने वाले शिक्षित दलित युवक का संघर्ष चित्रित किया गया है। हिरमा की अमर कहानी हबीब तनवीर द्वारा लिखित नाटक है, जिसमें आदिवासी समाज के शोषण को दिखाने के साथ साथ आदिवासी समाज में फैले अंधविश्वासों को भी दिखाया गया है। विभू कुमार का हवाओं का विद्रोह प्राचीन संस्कृति और आधुनिकीकरण के बीच फंसे आदिवासी के द्वंद्व का मार्मिक चित्रण करता है। बिरसा मुंडा के जीवन पर केंद्रित नाटक धरती आबा में नाटककार ऋषिकेश सुलभ बिरसा मुंडा के क्रांतिकारी संघर्ष के साथ ही अंग्रेज सरकार के जुल्म, धार्मिक धारणाओं, आदिवासी समाज में व्याप्त अंधविश्वास के साथ सत्ताधारियों द्वारा हो रहे आदिवासियों के शोषण को भी नाटक में चित्रित करते हैं। अंग्रेजों के समय से प्रारंभ जल, जंगल, जमीन की लूट आज भी चल रही है। बढ़ते औद्योगिकरण के साथ विकास के नाम पर सदियों से जिनका जंगल घर रहा, उन्हें ही वहां से बेदखल किया जा रहा है। धरती आबा में आदिवासियों की पीड़ा को व्यक्त करता हुआ नाटककार लिखता है, तिरती है जमीन हमारी, जंगल हमारे बहते हैं, पहाड़ हमारे दहते हैं,
हम किस देश में रहते हैं। हैट पहन साहेब लूटा, दिगुओं ने हर घर लूटा, हम किस देश में रहते हैं। राजेश जोशी का नाटक सपना मेरा यही सखी जल स्रोतों के सिमटने की पर्यावरणीय समस्या को चित्रित करता है। विवेक रंजन श्रीवास्तव लिखित जलनाद में जलवायु परिवर्तन के साथ तीव्र होती जा रही पानी की वैश्विक समस्या को केंद्र में रखा गया है। त्रिपुरारी शर्मा के अक्स पहेली नाटक की प्रश्नाकुल स्त्रियां रूढ़ियों और परंपराओं की बेड़ियां तोड़ती हैं। त्रिपुरारी जी यहाँ दिखाती है कि अतीत और वर्तमान की स्त्री स्थल और काल की भिन्नता के बावजूद एक ही तरह के अस्मितागत संघर्ष से गुजरती है। कभी सीता को अपनी पवित्रता सिद्ध करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। अब दहेज के नाम पर औरतों की हत्याएं होती है, उन्हें अग्नि का भक्ष्य बनाया जाता है। किसी पुरुष से हंसकर बात करने पर स्त्री के चरित्र पर सवाल उठाया जाता है। शताब्दियों से नारी से संबंधित जो पूर्वाग्रह चले आ रहे हैं उसे त्रिपुरारी जी अपने नाटक के केंद्र में ले आती हैं। उषा गांगुली के हम मुख्तारा में यौन हिंसा झेलने के बाद चुप रहने की जगह अपनी आवाज उठाने वाली मुख्तारन माई के जरिए सभी महिलाओं की बात रखी गई है। शांता गांधी एवं इरावती कर्णिक द्वारा लिखित सेक्स, मोरालिटी और सेंसरशिप, विजय तेंदुलकर के नाटक सखाराम बाइंडर के साथ जुड़े सेंसरशिप, मोरल पॉलिसिंग और पितृसत्तात्मक मानसिकता से संबंधित विषय को इस कलाकृति के आमने सामने रखकर प्रस्तुत किया गया है। ड्रीम्स ऑफ तालीम चेतन दातार के आलेख पर आधारित सचिन कुंडलकर द्वारा लिखा गया नाटक है जो समलैंगिकता जैसे मुद्दे को बड़ी संवेदनशीलता से प्रस्तुत करता है। राजेश चंद्र का जहाजी नाटक उन विस्थापित लोगों की कहानी प्रस्तुत करता है जो विकास की बड़ी परियोजनाओं के चलते अपने घर बार छोड़ कहीं और बसने पर विवश हो जाते हैं और वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार ही होता है। कुमुद मिश्र और मानव कौल द्वारा लिखित पार्क एक पार्क के बेंच पर हक जताने वाले भिन्न प्रकार के लोगों के माध्यम से हमारे समय से जुड़े कुछ अहम सवालों को उठाता है। उस जगह पर वहां रहने की जिन्हें आदत है उनका, या फिर उससे किसी का इतिहास जुड़ा है उनका, या जो वहां जरा समय गुजारना चाहता है उनका अधिकार होता है, जैसे सवाल इस नाटक में उठाए गए हैं। मौलिक नाटकों के साथ साथ अन्य साहित्यिक विधाओं पर आधारित तथा अनुदित रूपांतरित नाट्य साहित्य भी हिंदी में लिखा गया है जो लोकतांत्रिक मूल्यों की हिमायत करता हुआ दिखता है। देवेंद्र राज अंकुर, गिरीश रस्तोगी आदि द्वारा किया गया हिंदी कथा साहित्य का नाट्य रूपांतरण, अरुण पांडे द्वारा लिखित काशीनाथ सिंह के कथा रिपोर्टाजों, संस्मरणों एवं साक्षात्कारों पर आधारित नाट्य कृति देख तमाशा लकड़ी का और उन्हीं के द्वारा उदय प्रकाश की लंबी कहानी और अंत में प्रार्थना का उसी नाम से किया नाट्य रूपांतरण, सलीम आरिफ द्वारा गुलजार की चुनिंदा कविताओं एवं कहानियों पर आधारित नाट्यालेख खराशे आदि नाटक इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उर्वशी बुटालिया की बहुचर्चित पुस्तक द अदर साइड ऑफ साइलेंस के स्त्री प्रसंगों के आधार पर बी गौरी ने सशक्त आलेख लिखा है और कितने टुकड़े, जिसमें बंटवारे में स्त्री जीवन पर होने वाले आघातों, अत्याचारों का मार्मिक चित्रण है। नुक्कड़ नाटक भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों में समाज की आस्था बनाए रखने की दिशा में बड़ा कारगर सिद्ध हुआ है। सफदर हाशमी जिन्होंने हल्ला बोल, औरत, मशीन जैसे बड़े ही मशहूर नुक्कड़ नाटक लिखे, असगर वजाहत, राजेश जोशी आदि के कई नुक्कड़ नाटक सही मायने में नाटककार की राजनीतिक सामाजिक चेतना को अभिव्यक्त करने के महत्वपूर्ण माध्यम बने हैं। इस प्रकार के नाटकों के अधिकतर आलेख आवश्यकतानुसार रंगकर्मियों के द्वारा सामूहिक योगदान से तैयार होते हैं, निरंतर बदले जाते हैं, या फिर किसी एक व्यक्ति द्वारा नाटक लिखे हुए हो तो भी बहुत कम ही प्रकाशित हो पाते हैं। हालांकि सीधे दर्शक तक पहुंचने में वे सबसे अधिक सफल होते हैं। इस वजह से आंदोलनों में, समाज में किसी विषय को लेकर जागृति पैदा करने में, उद्बोधन करने में उनकी बड़ी भूमिका होती है। निष्कर्ष रूप में मैं कहना चाहूंगी
डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुसार लोकतंत्र स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के आदर्शों का समर्थन करने वाली न्यायपूर्ण शासन प्रणाली है। बिना हिंसा के, बिना खून बहाए लोगों के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने तथा सामाजिक आर्थिक समानता स्थापित करने का बाबा साहब अंबेडकर का लक्ष्य आज भी हमारी पहुंच से दूर लग रहा है। यह अफसोस की बात है। हिंदी नाटक प्रारंभ से ही अपने समय संवेदन का वाहक रहा है। जिन विविध विषयों पर हिंदी नाटक लिखे गए हैं, उन्हें देखकर लोकतांत्रिक मूल्यों में हिंदी नाटक की आस्था प्रमाणित हो जाती है। जो अच्छा हो रहा है उसके बारे में वो बात करता ही है। साथ ही जब कभी मानवीय मूल्यों का, आम आदमी के संवैधानिक अधिकारों का हनन होता है, तब शोषण एवं उत्पीड़न के विरुद्ध आवाज उठाता हुआ उसके संबंध में लोगों में चेतना जगाने का बेहद जरूरी काम भी वह करता है। भारतीय लोकतंत्र जिस समावेशी वृत्ति, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान न्याय, सेक्युलरिज्म आदि की बात करता है, हिंदी नाटककार उन्हीं बातों का समर्थन अपने नाटकों के माध्यम से करता हुआ दिखाई देता है। एक बेहतर लोकतांत्रिक समाज को निर्माण करने की तीव्र इच्छा के कारण ही अपनी रचना में वह परिवेशगत विद्रूप का चित्रण करता है। दोस्तों, हम ऐसे हिंसात्मक उग्र समय में जी रहे हैं जब आपकी कही लिखी बात बहुत जल्दी ही किसी की भावनाओं को आहत कर देती हैं। इसके बावजूद हिंदी नाटककार लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए तत्कालीन समय संवेदन के चित्रण के साथ साथ सार्वभौमिक मूल्यों को अपनी रचना के केंद्र में रखने की कोशिश करते हुए अपने रचनात्मक दायित्व को निभाता हुआ दिख रहा है। धन्यवाद। ये रहा मेरा पहला पर्चा जो राष्ट्रीय संगोष्ठी के अंतर्गत मुझे प्रस्तुत करना था।